अवध ओझा जी कि आपका ही नाम क्यों आया या विकास दिव्य कीर्ति का नाम क्यों आया? मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को आपसे उम्मीद थी, छात्रों को, हम भले ये कह दें कि हम कमर्शियल सेटअप में हैं, लेकिन फिर भी भारत में वो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका कहीं ना कहीं लोगों के मन में एहसास रहता है। तो शायद वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे ही सही उनका समर्थन करेंगे। डीजीपी साहब खड़े हुए हैं, इनका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर था जियाउल हक, ऐसे ही भावना के चक्कर में वो गांव में चले गए जहां पे वारदात हुई थी और दोबारा लौट कर आए नहीं, की हत्या हो गई। इन्हीं आप मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुन लीजिए। ये यहाँ कह रहा हो ना, ये तो अच्छा ठीक है नहीं ऐसे नहीं सारी एक एक करके अरे ऐसे नहीं सारे एजुकेटर्स आए थे। कौन बैठ के लड़ रहा है तुम्हारे लिए? एक आदमी बोलिए, एक किसी ने आवाज उठाई? किसी एजुकेटर ने एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। किसी एजुकेटर ने आवाज उठाई कि नहीं किसी एजुकेटर ने आपके पास माइक नहीं है, उनको बोलने दीजिए, काउंटर नहीं करिए। तो हम विरोध कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं के बारे में हम बताएंगे। हाँ। नहीं करिए ये। नहीं हम ही कर रहे हैं। अवध जी आपका सवाल को एड्रेस करिए। आप उनके साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन में होंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन नहीं करिए, सवाल करके जवाब सुनिए। जी अवध जी जवाब दे दीजिए। मैं अगर तुम्हारे समर्थन में नहीं उतरता, मैं आता वहां 5 मिनट बैठता फिर चला जाता, तो तुम बहुत खुश हो जाते। मैंने अगर आवाज उठाई सारी नेशनल मीडिया चैनल पर कि रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, मैंने कहा 200 स्टूडेंट की लिमिट तय करो, मैंने कहा फीस रेगुलाइजेशन करो, फीस अनलिमिटेड मत बढ़ाओ, रेंट की बात मैंने कही, किसने और कही बताओ जरा हमें। ठीक है रुकिए, बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं सर। परवेज हयात साहब भी हमारे साथ, परवेज हयात साहब भी मौजूद है हमारे साथ। परवेज हयात साहब, दरअसल क्या ये पूरा जो सिस्टम है ये बन गया है, जिसकी अभी बात भी हो रही थी कि आप अपने शहर में रह के पढ़ लें, आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें, आपको वहीं जाना है, आपको उसी लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो क्या ये जो मार्केटिंग है, जो चकाचौंध है कि हम दिल्ली जाएंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या यही तरीका है, यही बेहतर तरीका है, या और भी कुछ हो सकता है, या उस तरफ ध्यान नहीं है बच्चों का क्योंकि वहाँ उतनी मार्केटिंग नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है, आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मैं एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज है, उसका मैं एडवाइज़र हूँ 10 साल से, जब मैं आईजी एंड एडिशनल डीजी टिल डेट। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा झारखंड और बिहार में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको IAS IPS बनना है, बाकी सर्विसेज के बारे में लोग नहीं जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ के आते हैं। तो हम लोग कुछ ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड एंड सर्विंग, हम लोग उनको देते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। कोचिंग सिस्टम जो है ये बिल्कुल एक करप्शन है, मार्केटिंग की वजह से आपको इसमें अट्रैक्ट किया जाए, आप विक्टिम हो रहे हैं, यू आर फेसिंग द डबल विक्टिमाइजेशन कि आप इनसे मार्केटिंग की वजह से। आप बताइए लखनऊ जो लड़के जो नेशनल एसोसिएशन झारखंड और बिहार के लड़के सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं, उसमें 80 से 90% वो बच्चे हैं जिनको कोई मत वास्ता नहीं कोचिंग से। क्या वो करते हैं? जो कुछ विज़न की टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ एक ही एडवाइस में हम लोग करते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। अगर किसी कोचिंग सिस्टम में जाते हैं, लखनऊ में भी है, अब यूपी के लोग के आने की क्या ज़रूरत है, पटना में है, आने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी पटना में सिर्फ 1.5 महीना कोचिंग किया था। 1.5 से 2 महीने का कोर्स लीजिए, उससे बाद आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ऑनलाइन जो टॉपर हैं उनके जो नोट्स पड़े हुए हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी किया। फिर जो टेस्ट सीरीज़ है विज़न की, हम किसी एक के बारे में और भी टेस्ट सीरीज़ आ गई है, यू हैव टू चूज़ विच आर द टेस्ट सीरीज़। जो है आपको हर टेस्ट सीरीज़ में जो मार्किंग देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें रैंकिंग में आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक, तो अब ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल है, इसलिए एक ही सिस्टम में एक ही फ़ायदा है कि अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको 3 लड़के नए मिलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कोई दूसरा अटेम्प्ट है, उनके साथ आप 2-3 के साथ एक अच्छा, चूँकि आइसोलेशन में कोई लड़का कितना भी काबिल हो, आइसोलेशन में तैयारी नहीं कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि 2-3 बच्चों का एक ग्रुप हो, ताकि वो दिन भर में जो आप पढ़ाई करें, आजकल तो आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं वीडियो पे, व्हाट्सएप से, भाई आपने इकोनॉमिक, कोई समबडी इज़ वेरी गुड इन इकोनॉमिक, समबडी इज़ वेरी गुड इन जनरल स्टडीज़, फिर उनसे आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें। तो परवेज हयात जी, आप ये कह रहे हैं कि दूसरे तमाम विकल्प हैं, दूसरे तमाम रास्ते हैं और तैयारी के लिए, और बहुत से तरीके हैं। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस भी हैं, ये तमाम विकल्प हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में क्योंकि छात्र यहाँ आते हैं, तो फिर जाहिर सी
बात है, अगर इतनी बड़े संख्या में लोग आएंगे, इतनी सप्लाई होगी, डिमांड और सप्लाई का पूरा जो फॉर्मूला है वो उस पर लागू हो जाएगा। सर, लेकिन कुछ छात्र कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात ले लेते हैं बीच में। अब जी बताइए। हम सारी बातें सुन लेंगे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ आएंगे किसी भी को हम आपकी बात सुन लेंगे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं हमें बेसिक फैसिलिटीज़ और सेफ्टी चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, हमें आना पड़ेगा। हम गाँवों से आते हैं, घर पे इतना फैसिलिटी नहीं होगा, हमें यहाँ आना पड़ेगा। हमें यहाँ रिसोर्सेज चाहिए, सीनियर्स के नोट्स चाहिए, ऑनलाइन मिल जाएगा मानना, पर जो पीयर ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ आए तो यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए, बेसिक सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। अबे ओझा जी, ये तो उनके बेसिक डिमांड है ना, ये तो होना ही चाहिए। मैम, इस बार एक लड़की आई है, IAS क्वालिफाई किया उसने, तृप्ति सिंह, मेरी जूनियर भी है, मेरे स्कूल से है, और उसने सारी तैयारी गोंडा जैसे छोटे से 3 टियर शहर में रहकर उसने तैयारी की है। इनकी बात एकदम जायज़ है, हमें एक माहौल चाहिए, नोट चाहिए। आज के इस ज़माने में मैम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर है, पर इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना ये भी कम अच्छे सेंटर नहीं है मैम। जो आइसोलेशन की बात उठती है कि हमें, मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके घर, कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ वाकई में वो घर में रह के नहीं पढ़ सकते। बिजनेसमैन का घर है, ब्यूरोक्रेट का घर है, पॉलिटिशियन का घर है, ऐसे घरों में लोग नहीं पढ़ सकते। दिन ब दिन लोग आते जाते रहते हैं, उनका निकलना मजबूरी है, लेकिन हर आदमी का निकलना मजबूरी नहीं है मैम। जी जी जी। सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहले आपने ये बोला कि ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, बट सर एट द सेम टाइम जो फैंटेसाइजेशन करते हैं ना UPSC का, जैसे एस्पिरेंट सीरीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, मूवीज़ निकलती है, तो इससे लोगों को ना इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आएंगे, हमारा ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसी मेरी लाइफ स्टोरी होगी। जैसे अभी 12th फेल आया, आपने देखा वो मूवी, तो वैसे एक फैंटेसाइजेशन होता है कि लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फैंटेसाइज क्यों? अभी सर ने क्या कहा? एंड सर सेकंड चीज़ ये है, आपने बोला कि ग्रीवांस रेड्यूसल होना चाहिए, कोचिंग में आप कंप्लेन कीजिए, बट कोचिंग वालों के ऊपर हाथ किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, पॉलिटिशियन का होता है, तो जाएगा किसके पास? सर, ये बड़ा सवाल है सर कि कोचिंग वाले सुन कहाँ रहे हैं, शिकायत तो सब कर रहे हैं ना। जी, एक एक करके सबके सवाल लेंगे, सबके सवाल लेंगे। एक मिनट, हर तरफ जाता है, करप्शन हर तरफ होता है। कोचिंग में शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है, वो कहते हैं आप चले जाओ, क्योंकि उनको डर नहीं है ना। मैम, डर है उनको, मैम उनको बहुत बड़ा डर है। अगर ये कह दे सामूहिक तौर पर कि हम जा रहे, इन्हीं के बल पे तो वो जी रहे हैं मैम, इनका डर क्यों नहीं है? आपका डर है? मैम, सर सारा ओनस हम पे डाल रहे हैं। मैं एक एक करके माइक आएगा आपके पास, मैं सबके सवाल लूंगी, मैं सबके। सर जो सवाल माइक से आएगा उसी का जवाब दीजिए। ही इज ए एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, संजीव सर की डेथ के बाद भी इन्होंने क्लासेस ली हैं बेसमेंट में, हम सबको पता है, और हम सब पढ़े भी हैं सर की क्लासेस में। ही इज ए एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियन बनने के बाद आएगी सर के अंदर। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने क्या करा था जब संजीव सर की डेथ हुई थी, और ये अब कह रहे हैं कि हमारे, अरे मैंने विरोध किया था। नो सर, घर में पढ़ाया उसके बाद। अब तो सर आपने पढ़ाया बेसमेंट में, उसके बाद हम सब ने पढ़ाया आपसे। उसी के बाद से मैं निकला हूँ, वाजीराम से। सबसे बड़ा सवाल, 2 बात बोलूंगा मैं। ऑनलाइन की बात आप दोनों कर रहे हैं सर, लेकिन ऑफलाइन को फैंटेसाइज भी आप ही द्वारा, टीचर्स के द्वारा किया जाता है सर। जब डिबेट होती है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की, तब बोला जाता है कि ऑनलाइन तो अच्छी बात है, ये वरदान है, लेकिन ऑफलाइन सबसे बढ़िया। और ऑफलाइन का सर, ऑफलाइन का मतलब एक क्लास में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये कहा जाता है कि ये बेहतर है। मैम, अच्छा आप एक बात बताओ। ये कहा नहीं सर, मेरा सवाल, आप लोगों को देखते हैं लोग, आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, आपके रील्स हर किसी के पास पहुंचती हैं, तो जब आप बताते हैं कि तुम जब ये, लोगों को लगता है ना कि आपसे जाके पढ़ेंगे, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं, और तमाम लोग जिनके नाम बड़े बड़े नाम हैं जो इस इंडस्ट्री के, उनकी क्लास में आने के लिए 800-800 बच्चा तैयार हो जाता है ना, क्योंकि आपको वो आइडलाइज कर रहा है। तो वो आप यहाँ पर कह रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मगर ऑफलाइन की तो वो उन्हें फैंटेसी हो रही है क्योंकि आप पोस्टर बॉय हैं उसके। मैम, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में शायद मैं ही एक आदमी हूं जो कोचिंग सीट्स की लिमिटाइजेशन की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे ने की है? मैं कह रहा हूं मैम, मैं कल पिछले 3 दिन से मैं उनको भी सुनेंगे ना, सर को भी तो सुनेंगे, सर को भी सुनेंगे ना। और जब तक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी मैम, जब तक कोचिंग इंडस्ट्री की रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी, ये समस्याएं चलती रहेंगी, क्योंकि इनकी समस्या सुनेगा कौन? जब तक एक रेगुलेटरी बॉडी आप सुनेंगी, आप चलिए आज एक कांड हो गया, आप उसे शो कर रही हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनकी परेशानियां, जैसे उस लड़के ने अभी कहा कि हम सामूहिक तौर पे नहीं जाएंगे, तो इंडिविजुअल तौर पे तो किसी बॉडी के पास ही जाएंगे ना।
तो सबसे बड़ी डिमांड, सबसे बड़ी आवश्यकता इस वक्त की क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी जो कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करे। तो आपके मुताबिक रेगुलेटरी बॉडी हो और वो इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दे। कितनी फीस वसूली जाती है? कितनी फीस वसूली जाती है? मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था तो ओझा जी ने कहा वसूला मत बोलिए, लेकिन कितनी फीस देते हैं आप? मैम फीस 1.5 लाख से ज़्यादा है। कम से कम 1,85,000 जीएस की चली जाती है, 15,000 चली जाती है सीसेट की, 60 से 70,000 आप ऑप्शनल की लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज 20,000, अगर मेंटरशिप लेनी हो तो 50,000। मेंटरशिप में क्या होता है? मैम मेंटरशिप में होता है कि पर्सनल गाइडेंस होता है, बट मैम प्रॉब्लम ये है कि सबने बोला कि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। मैम हर सब्जेक्ट को लेकर के इतने सोर्सेज अवेलेबल है ना कि एक पर्सन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, वो समझ नहीं पाता कि राइट रिसोर्स वो कौन सा पिक करे, उसे समझ नहीं आता। ठीक है सर, ये फीस कौन तय करता है? यानी जितना बड़ा टीचर, सुपरस्टार टीचर, उसकी उतनी ज्यादा फीस, कोई लिमिट है? ये इंडस्ट्री, ये कोचिंग का ओनर तय करता है। ये जो ओनर है उसका वो तय करता है कि फीस इतनी होगी। ये नहीं, जैसे सर आप एक क्लास लेते हैं, समझाइए हमारे दर्शकों को भी कि कैसे तय करते हैं आप? जैसे मेरी कोचिंग अवध ओझा क्लासेस, तो मैं तय करूंगा कि फीस कितनी होगी। और वो कुछ भी हो सकती है। अब वो कुछ भी हो सकती है। और उस फीस के बदले मिलता क्या है छात्रों को? फीस के बदले क्या सुविधाएं मिलती हैं? जब वो फीस देते हैं, बेसमेंट में क्लास करते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती, 800-800 बच्चे एक क्लास में ठूस दिए जाते हैं, इस फीस के बदले यही सुविधाएं देती हैं कोचिंग? मैम कोचिंग इनके पढ़ाने की सुविधा देती है। एक एक करके। मैम आप मेरी बात सुनो जी। ये जो बाहर का पूरा खेल चलता है, जैसे अभी एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की कि हम कोचिंग को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। इतना प्रेशर राजेंद्र नगर पे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा। आप ये समझ लो एक एक कमरे में एक बेड की जो बेड का जो रेंट है वो 20 से 25,000 रुपये है। मतलब राजेंद्र नगर में रहना। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हमने ये लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की और हम गए जिस कंडीशन में वो बच्चे रहते हैं। मतलब जहां पर कमरे में बाथरूम में उन्होंने रूम बना दिया है, किचन में स्लैब पर सोने की जगह बना दी गई है, जहां पार्टीशन नहीं हो सकता वहां कार्डबोर्ड का पार्टीशन कर दिया है ताकि कमरा 2 हिस्सों में बंट जाए। इस तरह से बच्चे वहां रह रहे हैं। तो क्यों ये जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, टीचर्स के भी बड़े बड़े नाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी बड़े बड़े नाम है, वो क्यों नहीं थोड़ा सा प्रेशर अपने आसपास की सिविल सोसाइटी की भी तो कोई जिम्मेदारी है। आपकी एक सिविक सेंस भी होनी चाहिए, आपकी एक सिटीजन के तौर पर, आपके एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूट होने के तौर पर इन सब की जिम्मेदारी तो कुछ तो बनती है उस इलाके के लिए, इन छात्रों के लिए, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं लगता है। मैम मेरे पास इंडिविजुअली कम से कम 50 लोग आए होंगे जिनके मकान मालिक या मकान लैंड ओनरों ने उनका जो रेंट डिपॉजिट करते हैं उसको वापस नहीं किया। एक अकेला आदमी जिसके पास, मेरे पास अगर कोई आएगा तो ही तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि आदमी आया, एक दिन उसने क्लास की, फिर उसे वापस जाना है कि हमें नहीं रहना, लेकिन लैंडलॉर्ड ने पैसा जो डिपॉजिट ये लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 महीने का रेंट है 20,000, तो 2 महीने का डिपॉजिट 40,000, तो 40,000 डिपॉजिट आज इन्होंने अगर डिपॉजिट किया है और कल ये जा रहे हैं तो 99% केसेस में इनकी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। ये हमने दिखाया, ये हमने कल दिखाया कि कैसे जब आता है छात्र तो उसे 3 गुना पैसा देना पड़ता है, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है, रूम रेंट भी देना पड़ता है, और अगर वो कह दे कि मुझे सही नहीं लग रहा, चेंज करना है, तो सब मारा जाता है वो पैसा। सहारनपुर का एक लड़का आया मेरे पास, एक छात्रा ने सुसाइड किया और उसने सुसाइड नोट में लिखा, यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है छात्रा। हमने इसको भी कवर किया था क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से ये स्टोरी ब्रेक हुई है, मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर रही हूँ, और सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, हम एक एक घर में, एक एक कमरे में हम छात्रों से जाकर मिले, जहाँ वो खाना खाते हैं वहाँ गए हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ गए। ये छात्रा यहाँ मौजूद है, इनके ही ये बेसमेंट में रहती है। मैं बता दूं आपको, बेसमेंट में, हम लाइब्रेरी की बात करें, बेसमेंट में 4 कमरे हैं और उसी बेसमेंट में एक छोटा सा किचन भी है जिसमें सिलेंडर भी रखा हुआ है। जिस बेसमेंट में लगातार पानी भर रहा है, उसमें जो जीने के नीचे की जगह होती है, जिसे आमतौर पर लोग अपने शूज रखने के लिए घर में स्टोरेज के तौर पर बनाते हैं, वहाँ एक लड़की रहती है और पढ़ रही है। बताइए क्या हुआ था? तो ऐसा था कि देखिए, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं इनके रूम की भी और उस बेसमेंट की भी, और यहीं पर एक लड़की ने सुसाइड किया और उसने लिखा कि मैं ये जो नेक्सस है ब्रोकरेज का, किराए का। जी बताइए। सो यहाँ अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग हम ऐसे जगह में रहने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि वो रेंट हम जो देते हैं उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारे हेल्थ, हमारे जो मेंटल इश्यूज़ है, उसको ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है यूपीएससी का, ऊपर से ब्रोकरेज का और ओनर्स का इतना प्रेशर रहता है कि वो कभी भी रेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड फिर अगर नहीं देंगे तो बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रह सकते हैं। एंड वो
इसी के कारण ही मेरी जो दोस्त है शी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. दैट इज़ वन रीज़न दैट शी कमिटेड she did what she did, and one of the reason was also she was having a lot of pressure to give the increased rent, otherwise like eviction, like they were threatening eviction that you leave the home. So मैम सर सबने बोला हमें कि ऑनलाइन हम लोग को हड़ताल या फिर कुछ जो भी करना है पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन. बट ये इंसिडेंट होने के 3 दिन पहले इलेक्ट्रोक्यूशन का इंसिडेंट था, उसमें सबने ऑनलाइन अपना स्टेटस किया था. उसका क्या हुआ मैम? और सर बोलते हैं कि विरोध करो, तुम कोचिंग तुम हमसे ये कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, तुम लोग विरोध करो क्लासेस के बारे में. मैम आप बताएं किस किस चीज़ के बारे में विरोध करें? रास्ते में चलते कुत्ते होते हैं उसके लिए विरोध करें, या फिर उसके आगे जाते इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, पानी सड़क में होती है, लैंडलॉर्ड का ब्रोकर्स का नेक्सस चल रहा है, खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, कोचिंग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस किस चीज़ों का विरोध करें?